हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द जर्नी फेज। द जर्नी फेज के एक और वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको दिख रहा है, थंबनेल में दिख रहा है, आप लोग को पता है, ये कंप्लीटली वीडियो जो है डिवोटेड होने वाला है स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आईपी मैट एग्जामिनेशन 2023 के लिए। हमें कौन कौन से फैक्टर्स पे वर्क करने हैं, कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना है, वो इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें हैं जो क्वांट सेक्शन में आपको हेल्प करने वाली हैं। आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, उन सभी पॉइंट्स, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले बात करें कि क्वांट सेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशंस की बात करें तो सबसे आईपी मैट में सबसे टफेस्ट एग्जाम जिसको माना जाता है आईआईएम इंदौर। तो डेफिनेटली आईआईएम इंदौर का जो पेपर होता है, ठीक है, आईआईएम इंदौर का जो पेपर होता है उसके अंदर में क्वांट डेफिनेटली थोड़ी सी मॉडरेट टू हाई लेवल की पूछी जाती है। उसके लिए आपको बेस्ट प्रिपरेशन करना है। दैट मींस आपको कौन कौन सी बेसिक चीजों की नीड होगी वो भी मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन करने वाला हूं। आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा, सुनते चलिएगा। तो अगर आप आईपी मैट के किसी भी एग्जाम, आईपी मैट इंदौर के लिए, रोहतक के लिए, किसी के लिए भी जा रहे हैं, आइदर सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है क्वांट सेक्शन के लिए वो है आपका कैलकुलेशन। राइट, सबसे पहले आपको अपने कैलकुलेशन के ऊपर वर्क करना होगा। फर्स्ट थिंग, आपको अपने कैलकुलेशन के ऊपर वर्क करना होगा। आपको अपने कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाना होगा। इस कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए कौन कौन से की फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीजों पे आपको फोकस रखना है। सबसे पहली थिंग है आपकी टेबल। यू शुड मेमोराइज टेबल फ्रॉम 1 to 30। मिनिमम 1 to 30 तक आपको टेबल याद होनी चाहिए, 30 तक मेमोराइज होनी चाहिए, जिससे कि आप कैलकुलेशंस को इजीली सॉल्व कर सकें, जल्दी जल्दी कर सकें। नेक्स्ट थिंग इज स्क्वायर। ओके, स्क्वायर आपको याद करने हैं मिनिमम 30 तक, अप टू 30। एंड देन क्यूब अप टू 20, मिनिमम 20 तक। और स्क्वायर एंड क्यूब्स में आपको सजेस्ट करूंगा कुछ एक्स्ट्रा क्यूब्स भी हैं जो आपको मेमोराइज करके रखने हैं। वो सीआई जैसे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा काम आते हैं। लाइक मैं यहां पे जल्दी से अगर लिख देता हूं 21 का क्यूब, राइट, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 21 सर? 9261। 20 के अलावा एक्स्ट्रा आपको कौन कौन से मेमोराइज कर लेने हैं। हालांकि इस सेशन में मैं ज्यादा पढ़ाने वाला नहीं हूं, इसलिए मैं इसको टीचिंग से रिलेट नहीं कर रहा हूं, बस आपको स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी चीजों को हमें फोकस रखना है। सेकंड, आपको 25 का क्यूब याद होना चाहिए, 15625। 26 का क्यूब 17576 एंड 27 का क्यूब 19683। तो ये क्यूब्स आपको मिनिमम याद रखने हैं, जिससे कि सीआई के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो उनमें आप अपनी स्ट्रेंथ को बना सकें और क्वेश्चंस को इजीली जल्दी से सॉल्व आउट कर सकें। देन इसके बाद नेक्स्ट थिंग आता है परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू भी आपको याद होना चाहिए फ्रॉम 1/2 to 1/20। 1/2 से लेके 1/20 तक आपको याद होने चाहिए। बेसिक कैलकुलेशंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर कैलकुलेशन आपको कौन कौन सा क्वांट सेक्शन का सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में सबसे पहले कौन से पोर्शन को पिक करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले, या आप पहली बार में तैयारी करना चाहते हैं या फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं आईपी मैट, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो आपका सिलेबस है, जो मोस्टली हम कह सकते हैं 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट हम कह सकते हैं अरिथमेटिक। आपको स्टार्ट करना चाहिए अरिथमेटिक पोर्शन से। डेफिनेटली अरिथमेटिक पोर्शन आपके लिए इजी होगा, बिकॉज आपने उसको स्कूलिंग के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ा। स्टार्ट करना है आपको अरिथमेटिक में। अरिथमेटिक में आप अगर परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं तो परसेंटेज के ही एप्लीकेशंस हैं। 2 more topics which are profit and loss and interest, that means simple interest and compound interest. After that, if you complete your ratio chapter, then along with you can also complete your mixture and alligation. मिक्सचर एलिगेशन रेशियो का ही आप कह सकते हैं कि सर ये एप्लीकेशन है, राइट। आफ्टर दैट पार्टनरशिप एंड एवरेजेस, देन टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही पार्ट है बोट एंड स्ट्रीम, एंड टाइम एंड वर्क सिमिलर है पाइप एंड सिस्टम के। तो ये अरिथमेटिक पोर्शन कंप्लीट करने के बाद
अरिथमेटिक पोर्शन कंप्लीट करने के बाद आई सजेस्ट कि आपको ज्योमेट्री वाले पोर्शन पे जाना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने इस चैप्टर को भी पढ़ रखा है और आपके मैक्सिमम चीजें इसके अंदर क्लियर है। ठीक है, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन ये पोर्शन पिक करने के बाद में आप जा सकते हैं नंबर सिस्टम में, राइट। नंबर सिस्टम भी आपके लिए इजी होने वाला है। देन मॉडर्न मैथ्स एंड अलजेब्रा। तो ये पूरा सिलेबस हो गया। सिलेबस के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आते हैं, सर हमारे 12th के साथ में हम आईपी मैट की प्रिपरेशन या एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को कैसे कंटिन्यू करें, या किस तरह से उसको मैनेज करना चाहिए, या वेटेज क्या होना चाहिए, 12th स्टैंडर्ड को ज्यादा वेटेज देना चाहिए या आईपी मैट को ज्यादा वेटेज देना चाहिए, या दोनों को 1:1 का वेटेज देना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं माइंड में, तो उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों के लिए ये जो आज का सेशन मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। तो चलिए बात करें, कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं जिनकी हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप देखें, फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है कि 12th का क्या इंपॉर्टेंस है और एंट्रेंस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट पॉइंट, योर क्लास 12th grade is extremely important definitely because it assigned a certain weightage in several exams। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें 12th स्टैंडर्ड के परसेंटेज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लाइक अगर मान लीजिए आप आईपी मैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इन केस अभी अगर नहीं कर पाए आपने, तो आप फ्यूचर में आप अगर कैट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कैट की एग्जाम को देना चाहते हैं, तो बहुत सारे आईआईएम्स हैं जो कि डायरेक्टली 12th ग्रेड्स के परसेंटेज को क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, राइट। वहां के परसेंटेज को काउंट किया जाता है, उस बेसिस पे आपको सिलेक्शन या एंट्रेंस एग्जाम में बेनिफिट्स मिलते हैं। आफ्टर दैट बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जिनको 12th ग्रेड के परसेंटेज से कोई मतलब नहीं, और डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम के जो भी आपके मार्क्स होंगे, जो भी आपकी रैंकिंग होगी, उस बेसिस पे आपको एंट्रेंस उसमें मिलेगा। तो ये हो गई आपकी किसका, 12th, क्लास 12th। और थोड़ा सा हमने बात करी किसके ऊपर, वेटेज के ऊपर। ओके, अभी भी वो क्वेश्चन बना हुआ है, सर 12th और आईपी मैट, 12th पे फोकस ज्यादा करें या आईपी मैट पे फोकस ज्यादा करें। तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी दिखाना चाहता हूं, आपको हमेशा अपने टाइम के अकॉर्डिंग डिसाइड करना चाहिए। लाइक अगर मान लीजिए एक सर्टेन टाइम पीरियड की बात करें, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इफ यू आर वेरी बिजी, ओके, एंड इफ यू आर बिजी, एंड इफ यू आर फ्री। 3 सिचुएशंस मैं आपके सामने लेकर के रख रहा हूं, और तीनों सिचुएशंस में अकॉर्डिंग टू मी कैसे आपको लेकर के जानी चाहिए अपनी प्रिपरेशन को। अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, लाइक आपके प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं या आपके बोर्ड के अदर कोई भी एग्जाम चल रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज चल रही हैं, उस टाइम पे बहुत ज्यादा बिजी हैं आप, अपने आईपी मैट की प्रिपरेशन को टाइम नहीं दे सकते, बट स्टिल आई सजेस्ट आप उसमें भी 30 मिनट टू 1 आवर का टाइम अपनी आईपी मैट की प्रिपरेशन के लिए दीजिए। बिकॉज अगर आप पूरी तरह से डिटैच हो जाते हैं सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, कुछ भी टाइम पीरियड के लिए, लाइक 10 डेज के लिए भी आप अगर अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन से डिटैच हो जाते हैं, तो वापस से आपको स्टार्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लाइक मन करता है कि अभी कुछ दिन और रुक लेते हैं, कुछ दिन बाद और कर लेंगे, कुछ दिन बाद और कर लेंगे, तो वो फिर आपकी वापस से स्टार्ट कर पाने में दिक्कत होती है, और कहीं ना कहीं आपको उन चीजों को वापस से ट्रैक पे ले पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। सो आई सजेस्ट कि अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, बट स्टिल आप मिनिमम 30 मिनट्स टू 1 आवर का टाइम अपने लिए निकालिए, और आईपी मैट यानी एंट्रेंस एग्जाम को टाइम दीजिए विद योर बोर्ड एग्जामिनेशन और 12th एग्जामिनेशन। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड सिचुएशन, इफ यू आर बिजी मीन्स अगर आपके रेगुलरली क्लासेस चल रही हैं स्कूल की, रेगुलर क्लास चल रही है स्कूल्स की, और आप ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हो, बट आपको फिर भी अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए मिनिमम 2 to 3 आवर्स निकालना है, और उस 2 to 3 आवर्स में अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखना है, एंट्रेंस एग्जाम आईपी मैट की प्रिपरेशन को। एंड देन इफ यू आर फ्री, लाइक कोई भी वेकेशन आ जाता है, किसी भी प्रकार की स्कूल्स में आपकी छुट्टियां चल रही हैं, तो उस टाइम को आपको बेस्ट यूटिलाइज करना चाहिए, और उस टाइम पे मिनिमम आपको 6 to 8 आवर्स की स्टडी करनी चाहिए।
तो ये भी कंपलसरी नहीं है कि हमेशा आपको 6 to 8 आवर्स की स्टडी करनी है अपने एंट्रेंस के लिए, और ये भी जरूरी नहीं कि आपको पूरी तरह से, यू हैव टू मैनेज विद द सिचुएशन। आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेज करना होगा, तब जाकर के आप अपने आईपी मैट और 12th स्टैंडर्ड 12th ग्रेड के अपने एग्जाम को क्या कर पाएंगे, दोनों को सिंक कर, राइट। उम्मीद करता हूं यहां तक पॉइंट्स क्लियर हुआ कि सर आईपी मैट और 12th को कैसे हमें मैनेज करें। ओके फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू मल्टीटास्क इफेक्टिव। मल्टीटास्क कैसे करेंगे, लाइक मान लीजिए आपके स्कूल में आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, क्वांट सब्जेक्ट की बात करें, आप टॉपिक आपने पढ़ा रिसेंट में पीएनसी प्रोबेबिलिटी, राइट, पीएनसी प्रोबेबिलिटी या लॉग्स, आपने ये टॉपिक्स पढ़े, अपने बोर्ड्स के हिसाब से आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, अपनी बुक के क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कर लिए। देन उसी के साथ आप क्या कर सकते हैं, इसी पीएनसी टॉपिक का आईपी मैट में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन को उठा करके सॉल्व कर लिए। दैट मींस आप अपने बोर्ड की तैयारी भी कर लिए और आपने अपने आईपी मैट की प्रिपरेशन भी कर ली। तो इस तरह से आपको मल्टीटास्क करते चलना है, उन टॉपिक्स को सिंक करना है जो टॉपिक्स आपके बोर्ड्स में भी हैं और जो टॉपिक्स आपके आईपी मैट में भी हैं, उन दोनों टॉपिक्स को आपको साइमल्टेनियसली लेकर के चलना है, जिससे कि आप बेहतर आउटपुट अपने आप के लिए प्रिपेयर कर सकें। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में बात करें, इसके बाद में मल्टीटास्क आपने समझ गए कैसे करना है। अब सवाल उठता है, क्वेश्चन इज सर 7 डेज की स्टडी को किस तरह से हम डिवाइड करें, क्या हमें पूरे 7 डेज की स्टडी करनी चाहिए या किसी दिन रेस्ट लेना चाहिए? सो माय आंसर इज इन 7 डेज, इस 7 डेज में आपको क्या करना चाहिए, 6 डेज आप स्टडी कर सकते हैं एंड मिनिमम 1 डे और ओनली 1 डे के लिए, सॉरी ओनली 1 डे के लिए आप क्या कर सकते हैं, खुद के लिए रेस्ट दे सकते हैं। डेफिनेटली रेस्ट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 डेज आप स्टडी कीजिए एंड 1 डे रेस्ट कीजिए, बिकॉज अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे एक टाइम के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करने में और बहुत सारी चीजों में आपको क्या होने लगेगा, लाइक आपको फील होगा कि बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, रेस्ट ना मिलने की वजह से कुछ नया चीज आप कर नहीं पाएंगे। सो बेटर है 6 डेज की स्टडी अपनी शेड्यूल रखिए, देन इसके बाद 1 डे का रेस्ट रखिए। अब 6 डेज को स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट करना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग की स्ट्रेटजी, अगर आप बिगिनिंग कर रहे हैं किसी भी अपने आईपी मैट प्रिपरेशन की, तो स्टार्टिंग में आपको कैसे स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए, और जब आपका सिलेबस अबाउट टू एंड हो, मतलब कंप्लीट होने की ओर होगा, तब आप कैसे करें। तो मेरा सजेशन है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 6 डेज की स्टडी को आप 2 पार्ट में कुछ इस तरह से डिवाइड करें। फर्स्ट पार्ट 5 डेज में आप न्यू टॉपिक्स की स्टडी कीजिए एंड 1 डे में आप उसका रिवीजन कीजिए। ओके, 5 डेज में आप न्यू टॉपिक्स प्रिपेयर कीजिए एंड 1 डे रिवीजन कीजिए। ये आप मिनिमम 1 मंथ तक कंटिन्यू कीजिए। 1 मंथ के बाद स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज होगी स्ट्रेटजी आफ्टर 1 मंथ। 1 मंथ के बाद आप 4 डेज में न्यू टॉपिक्स कवर कीजिए और 2 डेज में रिवीजन कीजिए। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप पढ़ते जा रहे हो तो आगे की चीजें आप लर्न करते जा रहे हो, बट पीछे की चीजें आपको भूलती जा रही हो। तो बेटर है कि आप नए टॉपिक्स भी पढ़ो बट रिवीजन भी कंटिन्यू रखो। 4 डेज में आपने क्या किया, न्यू टॉपिक सीखा आफ्टर 1 मंथ एंड 2 डेज आपने क्या किया, उनका रिवीजन। एंड आफ्टर दैट फिर इसके बाद आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद में आप इस स्ट्रेटजी को चेंज कर दीजिए। 3 डेज न्यू टॉपिक्स पढ़िए और 3 डेज का रिवीजन करिए। आफ्टर दैट फिर से स्ट्रेटजी चेंज करिए, 2 डेज की स्टडी करिए। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होते जा रहा है, 2 डेज की स्टडीज एंड 4 डेज का रिवीजन, फिर 1 डे की स्टडी एंड 5 डेज का रिवीजन। एंड जैसे ही आपका सिलेबस आफ्टर 6 मंथ कंप्लीट होने को हो, फिर आप इस स्ट्रेटजी को पूरी तरह से बदल दीजिए। दैट मींस 0 डे का मतलब आपको न्यू, आपके टॉपिक सारे कंप्लीट हो गए, बस आपको रिवीजन करना है। तो ऑल 6 डेज में आप क्या करिए, ओनली रिवीजन कीजिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी सेट कर सकते हैं अपनी आईपी मैट प्रिपरेशन के लिए। होप यू अंडरस्टैंड एंड आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे कैसे हमें चीजें करनी चाहिए। फिर लास्ट में बात आती है सजेस्टेड बुक्स एंड रिसोर्सेज। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा टीजेपी की जो
आप डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप्स पे भी होंगे, तो वहां पे भी बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। और साथ ही साथ आपको टीजेपी के अपने जो कोर्स आपने परचेज किए हैं वहां पे भी मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी टीजेपी का कोर्स परचेज करके अपनी एपीमेट की प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। आपको बुक्स भी मिल जाएंगे, मॉक्स मिल जाएगा। अच्छा, मॉक से याद आया, एक छोटा सा पार्ट रह गया है। आफ्टर दिस मैं मॉक पे भी थोड़ा सा बात करूंगा। टीजेपी के जो बुक्स हैं, जो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, उनको कंप्लीटली पूरी तरह से सॉल्व कीजिए। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे और आपको कुछ न्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो क्वेश्चंस का सेट बहुत बढ़िया है। डेफिनेटली आपको पूरी तरह से टीजेपी पे क्या कर लेना है, बुक्स को सजेस्टेड जो बुक्स हैं टीजेपी के, उनको कर लेना है। देन इसके बाद एक छोटा सा पार्ट, जैसा कि मैंने कहा मॉक्स का रह गया। मॉक्स कब स्टार्ट करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए, तो थोड़ा सा मॉक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। मॉक्स जो है मिनिमम 2 मंथ्स की स्टडी के बाद, 2 मंथ्स की स्टडी आपने कर ली तो आपका लगभग 30 to 40% का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप मॉक्स देना स्टार्ट कर दीजिए और उन मॉक्स का कंप्लीट एनालिसिस करिए और वो टॉपिक्स जो आपके वीक हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के बाद वापस से फिर से मॉक्स आपको देने चाहिए। तो मॉक्स भी देना है आपको और बुक्स जो है टीजेपी के लेकर के चलनी है। तो आज के इस स्ट्रेटजी वीडियो में इतना ही। सभी को उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कैसे आईपी मैट आपको स्टार्ट करना है और कैसे उसको अपने सिलेक्शन तक लेके जाना है। थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी एक और किसी वीडियो में आगे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुद का ख्याल रखें एंड थैंक यू वेरी मच।